हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 यानी कि 36 को। आज की वर्कशीट भी बेहद आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है निर्धनता एक चुनौती। अभी तक हमने काफ़ी कुछ समझा। हमने समझा है कि निर्धनता क्या होती है, कौन से समूह हैं जिनके निर्धन होने की संभावना ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ हमने समझे निर्धनता के कारण क्या हैं। आज की वर्कशीट में हम समझेंगे कि निर्धनता को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनकी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ सुझाव देंगे कि क्या किया जा सकता है ताकि निर्धनता है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी वर्कशीट संख्या, जिसको आप हिंदी में कार्यपत्रक बोलोगे, 36 यानी कि 36 है। हमारा सब्जेक्ट है वो है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर करें, निर्धनता एक चुनौती। आज की दिनांक है 26 सितंबर 2020। एक बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज की हमारी वर्कशीट भी, जैसे कि सोशल साइंस की सभी वर्कशीट आ रही है सामाजिक विज्ञान की, उसमें फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे रहते हैं, तो कई बार दिखने में विजिबिलिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो वो इस वीडियो की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि फ़ॉन्ट के साइज़ है वो छोटे हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी वर्कशीट है वो साथ लेकर के बैठ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। निर्धनता को हमने समझ लिया कि निर्धनता क्या होती है। निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। सामान्यतः हम निर्धनता का मतलब लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास खाने का जुगाड़ ना हो, यानी कि 2 वक्त का खाना ना मिल पाए, उसे हम निर्धनता बोलते हैं। लेकिन सिर्फ खाने से मतलब नहीं है। यहाँ पे निर्धनता का मतलब अगर बेसिक ज़रूरतें हैं, अगर आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो भी निर्धनता है। जैसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है किसी का, उसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, ढंग के घर में यानी कि घर आश्रय उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो वो भी निर्धनता में आएंगे। तो निर्धनता के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का उद्देश्य रहा है, आज़ादी के समय से उद्देश्य रहा है। तब से ही हम बात करते रहे हैं, हर चुनाव में ये वादा करते रहे हैं, निर्धनता ख़त्म कर देंगे, गरीबी को रहने नहीं देंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से चलाए जा रहे हैं। 2 कार्यक्रम हैं। पहला जो कार्यक्रम है वो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, ओके, और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, ओके। तो क्या कितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ये दोनों क्या है? आर्थिक समृद्धि को मतलब आर्थिक विकास को बढ़ाना। क्यों? ताकि और लोग गरीबों में शामिल ना हो जाएं, और लोग इस निर्धनता में शामिल ना हो जाएं। एक तो ये है कि हमें उस संख्या को आगे नहीं बढ़ने देना, तो इसके लिए क्या करना है? हमें आर्थिक विकास की गति बढ़ानी है, ओके। और दूसरा है जो पहले से ही गरीब है, उन गरीबों को ऊपर कैसे लाया जाए, उसके लिए कुछ कार्यक्रम। तो 2 समूह में बांटती है। एक तो ये कि जो पहले से, जैसे हम क्लास में टीचर्स हैं तो हम क्या लेके चलते हैं टारगेट, कि जो बच्चे अच्छे हैं वो तो अच्छे ही रहें, वो कोशिश होती है। और दूसरी कोशिश होती है कि जो बच्चे थोड़ा सा स्लो लर्नर है, धीमे सीख पा रहे हैं, वो भी ऊपर आएँ। तो इसी सरकार ने 2 कार्यक्रम चलाए हैं। पहला तो ये कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जाए, और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। इसमें कई सारी योजनाएं चल रही है जिसकी हम बात करने वाले। 1980 के दशक के आरंभ तक, यानी कि हम आज़ादी के 30 वर्ष की अगर बात करें, तो उस वक्त तक हमारी प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, यानी निर्धनता जस की तस बनी हुई थी। इसका कारण ये था कि शुरुआत में हमारा ढांचा जो था वो बिल्कुल हिला हुआ था, बिल्कुल कमज़ोर था। उस ढांचे को मजबूत करने में ही इतना समय लग गया, उसके बाद हम निर्धनता के बारे में सोच पाए। तो शुरुआत में हमारे प्रयास थे, उनके कोई खास रिजल्ट नहीं आए। 1950 के दशक से 1980 के दशक तक की बात करें तो वहाँ निर्धनता 45% बनी रही, यानी जितनी थी उतने ही प्रतिशत रही, उसमें कमी नहीं आई। लेकिन 1980 के बाद हमने विकास की पटरी पर दौड़ना शुरू कर दिया।
भारत की आर्थिक समृद्धि दर है वो विश्व में सबसे अधिक रही। जो आर्थिक विकास की गति है, समृद्धि की जगह आप विकास कर सकते हो, तो आर्थिक विकास की जो गति है वो बहुत तेज़ रही। और इसी का प्रयास था कि हमारे यहाँ पे निर्धनता में कमी आई है। जो 45% थी, 45% थी, वो कितनी रह गई? 21% रह गई अब। तो आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन है, दोनों के बीच में गहरा संबंध है। कैसे? आर्थिक विकास होगा तो क्या होगा? आर्थिक विकास होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा तो रोज़गार मिलेगा, तो क्या होगा? आय बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी, रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी कम होगी, और बेरोज़गारी कम होगी तो निर्धनता कम होगी। आर्थिक विकास होगा तो शिक्षा की सुविधाएं बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। तो ये जब सुविधाएं बढ़ती है तो निर्धनता में कमी आती है। तो इसलिए आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच में एक सीधा सा गहरा संबंध है। आर्थिक विकास जो है इसके जो क्या करता है, अवसरों को व्यापक बना देता है, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा अवसर होते हैं किसके? आगे बढ़ने की। और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध होती हैं, यानी कि जब हमारा आर्थिक विकास होगा क्या होगा? सरकार के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा पैसा कहाँ लगाएंगे? ज़्यादा सुविधाएं देंगे, चिकित्सा की सुविधा बेटर मिलेगी, हमें एजुकेशन की सुविधाएं बेटर मिलेगी। तो यही तो चाहिए विकास के लिए। हमारे मानव विकास के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए और हमें प्रशिक्षण चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब क्वालिटी में मिलती है तो हम आगे दौड़ने लगते हैं। तो वो चीज़ें तभी आती है जब आर्थिक विकास हो। तो इसलिए आर्थिक विकास के ऊपर जोर दिया जा रहा है, एक तो निर्धनता को कम करने के लिए, और उसमें कामयाबी भी मिलती दिख रही है। 45%, 45% से हम कहाँ आ गए? हम आ गए 21% के ऊपर। ये शिक्षा में निवेश के द्वारा आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। जैसे अभी अवेयरनेस बढ़ी, आप स्कूलों में देख रहे हो, आप अपने दिल्ली के स्कूलों में देख रहे हो, गवर्नमेंट स्कूलों में स्टडी का लेवल है बहुत अच्छा हुआ है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वास्तव में वो आगे निकलेंगे, और एक यही जादू है जिससे हम अपनी ज़िंदगी के लेवल को ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये सुविधाएं कब होती है? जब आर्थिक विकास होता है। ये सुविधाएं आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आर्थिक विकास होता है तो सुविधाएं बढ़ती है, सुविधाएं बढ़ती है तो गरीबी में कमी आने की संभावनाएं बढ़ती है, जो दिल्ली के बच्चों को अच्छे से पता है। तो यह है पहला कार्यक्रम कि क्या चलाया जा रहा है। पहला उपाय है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोग्राम की कि सरकार गरीबी को कम करने के लिए क्या कर रही है। वो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चला रही है, यानी कि जो निर्धन लोग हैं उनको और ऊपर कैसे लाया जाए। तो इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिनको आपने पहले भी सुना है। जैसे एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा, इसको नरेगा के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश के लिए, और ग्रामीण मतलब गाँव के लिए ये योजना। और 2005 दिए गया है मनरेगा 2005, क्योंकि ये 2005 में लागू की गई थी। इसके उद्देश्य क्या? दो उद्देश्य है, मुख्य तौर पर दो उद्देश्य। एक तो गरीबी को कम करना और दूसरा रोजगार पैदा करना, लोगों को रोजगार देना, रोजगार प्रदान करना। और रोजगार प्रदान करेंगे तो क्या होगा? गरीबी कम होगी और प्लस में बेरोजगारी कम होगी। तो ये उद्देश्य है, ठीक है। अब इसी हेडिंग से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इससे अगर आपको विशेषताएं लिखने हो तो लिख सकते हो कि ये 2005 में लागू, पता चल जाएगा क्या है इसका उद्देश्य है। रोजगार प्रदान करना, रोजगार प्रदान करेंगे तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो बेरोजगारी कम होगी। और किन लोगों के लिए? ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ओके, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए जो हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध करवाना, यानी कि जो मनरेगा प्रोग्राम है। उद्देश्य तो आपने कर लिए, क्या है? रोजगार प्रदान करना, गरीबी में कमी लाना और बेरोजगारी में कमी लाना। अब इसमें क्या होता है, ऐसा कौन सा जादू होता है कि गरीबी कम हो जाएगी? तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। गाँव में जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है इसके तहत उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है। गारंटी, अगर 100 दिन का रोजगार ना मिले तो, अगर 100 दिन का काम सरकार नहीं दे पाएगी तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी कि घर बैठे ही उसको पैसे दिए जाएंगे, यानी कि 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा? एटलीस्ट घर का गुजारा जरूर चलेगा। यानी ये कार्यक्रम चलाया गया ताकि गरीबी, जो गरीब लोग हैं वो एटलीस्ट कम से कम भूखमरी के शिकार ना हो। ओके, इसका उद्देश्य है सतत विकास में मदद करने के साथ साथ, जैसे इसमें क्या करवाए जाते हैं, लोगों को काम दिया जाता है 100 दिन का। और 100 दिन का काम कौन सा? कोशिश की जाती है कि जैसे सूखा, वन कटाई या मिट्टी, यानी कि ऐसी समस्याएं जो समस्याएं भी दूर हो जाए, जो कृषि के विकास से संबंधित है,
उनमें काम करवाया जाता है, इन लोगों से मजदूरी दी जाती है, उन्हीं से संबंधित काम करवाया जाता है। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद हमें ये रखना है कि इसके उद्देश्य क्या है, कितने दिन का काम मिलता है, किन लोगों को मिलता है, ग्रामीण लोगों को मिलता है। और ये जो मनरेगा है, जिसको आप नरेगा भी बोल सकते हो, इसमें 1/3 जो रोज़गार है, 1/3 कितने होते हैं, 33%, यानी कि 100 में से 33 जो काम करने वाले होंगे वो महिलाएं होंगी। 33% रोज़गार हो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो, उनको भी आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित की गई। इसमें जो मजदूरी दर है उसमें भी अब थोड़ी बढ़ोतरी की गई महंगाई के अनुसार। पहले ये 168 रुपये 168 होते थे और अब ये 281 होते हैं, यानी कि 281 रुपये प्रतिदिन तय की गई। तो मजदूरी भी अच्छी दी जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो रोज़गारी गारंटी कोष की स्थापना करती है, करेगी नहीं, कर चुके हैं। रोज़गार गारंटी कोष होता है, उसी से पैसा इनको दिया जाता है और काम दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत ये होता है कि आवेदक ने आवेदन दिया कि मुझे काम की ज़रूरत है, तो उसको 15 जो दिन है, 15 डेज़ है, उसके अंदर रोज़गार दिया जाता है, यानी कि कोशिश की जाती है 15 डेज़ में रोज़गार दिया जाए। अगर ना दिया गया तो उसको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। जैसे हमने बात की कि 100 दिन के काम की गारंटी मिलती है, 100 दिन का काम नहीं दे पाए तो मान लीजिए 80 दिन का काम हुआ, 20 दिन रह गए एक साल में, तो 20 दिन का बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, घर बैठे वो मजदूरी मिलेगी। तो ये एक अच्छी योजना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मनरेगा पर एक नोट लिखिए। ओके, तो एक कार्यक्रम तो ये चलाया जा रहा है ताकि गरीबी को थोड़ा कम किया जा सके। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है वो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है। ये सभी ग्रामीण जो निर्धन है उनके लिए, यानी कि ये भी एक दूसरी योजना है। और किसके लिए, ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीण लोग हैं उनके लिए। और ग्रामीण में जो निर्धन है उनके लिए, उन्हें मजदूरी पर अगर रोज़गार की आवश्यकता है तो वो उनको काम दिया जाता है और साथ में उनको काम के बदले अनाज दिया जाता है। तो ये भी जो सबसे निर्धन लोग हैं उनके लिए ज़्यादा सहायक है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम खाने के लिए उनको अनाज मिल पाता है। इसके अलावा 1993 में एक और योजना शुरू की गई थी, वो है प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। अब ये भी ग्रामीण और शहरी, छोटे शहर हैं उनके लिए। किन के लिए रोज़गार योजना ये है? पढ़े लिखे बेरोज़गारों के लिए, शिक्षित जो बेरोज़गार है, जिन्होंने BA MA कर रखी है उनके लिए। इस प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है ये थोड़ी अलग है। इसमें क्या है, स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब जो पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार लोग हैं या युवा हैं, उनको छोटे व्यवसाय जैसे कुटीर उद्योग है, जैसे घर पे हमने साबुन बनाना शुरू कर दिया, घर पे हमने मनके बनाने शुरू कर दिए, घर पे हमने कोई पैकिंग का सामान बनाना शुरू कर दिया, उनके लिए, या फिर जो छोटे उद्योग है उनको स्थापित करने में उनको सहायता दी जाती है। पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है उनको, साथ ही साथ सस्ते ऋण भी दिए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इस सभी जो कार्यक्रम है, कोई भी आ जाए एग्जाम में, सबका उद्देश्य निर्धनता को कम करना, रोज़गार के अवसर बढ़ाना, बेरोज़गारी में कमी लाना, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। तो सबके उद्देश्य एक जैसे रहेंगे तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के 2 उद्देश्य तो यही है, बेरोज़गारी को कम करना और निर्धनता को कम करना। लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वरोज़गार पैदा करना, कि लोग अपना काम धंधा खुद शुरू कर पाएँ, इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना और आर्थिक सहायता देना। 1995 में एक और कार्यक्रम शुरू किया गया, वो है ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्रामीण रोज़गार सृजन होता है क्रिएट करना, शुरू किया गया। और अब ग्रामीण है तो इसका मतलब कहाँ के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। साथ ही साथ छोटे जो शहर है वो भी गांव में ही आ जाते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, तो उनमें स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना, यानी कि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना से ही मिलता जुलता कार्यक्रम था। इसमें भी उनको प्रशिक्षण देना और उनको प्रोत्साहन देना ताकि वो अपना खुद का रोज़गार शुरू कर पाए। तो ये भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा 1999 में 1999 में एक और कार्यक्रम शुरू किया गया। काफ़ी सारे हो गए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से दोबारा पढ़ना, क्योंकि अब इतने कार्यक्रम पढ़ोगे आप तो शायद दिमाग थोड़ा गर्म हो जाए, तो उस वक्त दोबारा पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें कॉमन ही है इनमें। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना, अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना है, ये शुरू की गई 1999 में। अब ग्राम है तो यानी कि गाँव के लिए है, और स्वरोज़गार है मतलब खुद के रोज़गार पैदा करना। तो ये जो ऊपर हमने प्रधानमंत्री रोज़गार योजना की बात की थी, ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम की बात की थी, तो उसी के तरीके का कार्यक्रम है। इसका भी उद्देश्य वही है, गरीबी को कम करना,
बेरोजगारी को कम करना, रोजगार प्रदान करना। ओके, और इसमें क्या था कि जो निर्धन परिवार हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने थे। जैसे उनको स्वयं सहायता समूह, आप इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ोगे, आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। तो ऐसे समूह में उनको गठित करना था कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उनके समूह बना करके ताकि वो कोई काम धंधा शुरू कर लें और उन्हें बैंकों से फिर सस्ता लोन मिल पाए। तो ये भी एक जैसे ही कार्यक्रम है और एक जैसे ही उनके उद्देश्य थे। उसके साथ साथ एक और योजना जो शुरू की गई, ये थोड़ी सी अलग थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी, ये योजना थोड़ी अलग हटके थी कि इसमें रोजगार नहीं दिया जा रहा था, इसमें सुविधाएं दी गई थी गरीब लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए। जैसे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, ग्रामीण आश्रय यानी कि गांव में मकान बना करके दिए गए गरीबों को। इसके अलावा गाँव में पेयजल सुविधा दी गई और गांव का विद्युतीकरण किया गया, यानी कि जहां पर बिजली की सुविधा नहीं थी वो सुविधाएं दी गई। तो ये बेसिक सुविधाएं हैं ताकि गांव के लोग भी आगे बढ़ पाएं, ताकि वो अपनी आय, अपने जीवन सत्र को ऊपर उठा पाए। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय, इस नाम से ही आपको पता चल जाए, ग्रामों का यानी कि गाँव का उदय करना, उनका विकास करना, उसके लिए योजना चलाई गई थी। और एक और योजना है अंत्योदय अन्न योजना है। ये अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई है, जो निर्धनों में भी निर्धन है, बहुत निर्धन है, उनके लिए चलाई गई है। उनको मासिक आधार पर निश्चित अनाज है वो प्रदान किया जाता है, जैसे बुजुर्ग दंपति है उनके लिए। तो ये कुछ योजनाएं थी जो हमने डिस्कस की, जो सरकार के द्वारा चलाई गई है। अब इनमें से बात आती है कि कौन सी महत्वपूर्ण है। मनरेगा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मनरेगा के अलावा जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ये भी अच्छे से आपको समझ के साथ करनी है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये योजनाएं किसके लिए चलाई गई? ये योजनाएं चलाई गई थी गरीबी को कम करने के लिए। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काफ़ी योजनाएं कर ली कि ये तो ठीक हुआ कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये कोशिशें कामयाब होगी? क्या ये कोशिशें पर्याप्त है कि गरीबी कम हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी? चलिए हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि भावी चुनौतियाँ क्या है, क्या क्या और चुनौतियाँ हैं। कि भारत में निश्चित रूप से निर्धनता में कमी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 45% से 21% पे आ गए हम, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी है। 21% पर आ गए हम। 21% पे आने का मतलब ये नहीं कि 21% जनसंख्या कम हो गई है। निर्धन लोग आज भी 28 करोड़ है भारत में। 28 करोड़ मतलब अमेरिका के बराबर जनसंख्या है हमारी जो निर्धन है। पाकिस्तान से लगभग दुगने के आसपास लोग भारत में गरीब हैं। तो ये देखिए कि निर्धनता अभी भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में निर्धनता में असमानता भी है। एक ये भी समस्या है कि ये सभी राज्यों में अधिक, कुछ राज्यों में अधिक है, कुछ राज्यों में कम है, एक बराबर नहीं है। जैसे बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, ये देश के सबसे 2 निर्धन राज्यों में से एक आते हैं। अगर हम गरीबी रेखा से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं उनकी बात करें तो, जीडीपी के आधार पे बात नहीं करें हम, तो वहाँ पे देखें तो असमानता भी है। दूसरी तरफ हम गोवा की बात करें, पंजाब की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पर आर्थिक विकास अधिक हुआ है। तो इसमें असमानता भी है, सभी राज्यों में निर्धनता एक बराबर नहीं है। तो ये भी चुनौती को हमें पार पाना है कि एक समान विकास कैसे हो देश का। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक विकास से किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना होगा। प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा हम दे रहे हैं ना। 8वीं तक शिक्षा, प्राथमिक जो 8वीं तक शिक्षा है वो निःशुल्क होती है, कोई फीस नहीं होती। अब +2 तक, 12वीं तक भी होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा, एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में फ़र्क आता है। 12वीं पास नहीं करवाना है, उनको कुछ सिखाना है, कुछ योग्य बनाना है। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देना है। आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट लेके आनी है। इसके अलावा महिला और समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको सशक्तिकरण करना है, यानी महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी बढ़ानी है। जो कमज़ोर तबके हैं उनको भी बराबरी पर लाना है, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम निर्धनता को भगा पाएंगे। निर्धनता का अर्थ
सिर्फ हम यहाँ पे निर्धनता की बात ये नहीं करें कि खाने को मिल जाए उनको। निर्धनता का अर्थ है कि उनका जीवन सत्र है वो बेहतर हो। सिर्फ निर्धनता का ये नहीं कि उनको खाने के लिए उपलब्ध करवाना है कि सरकार ज़्यादा वो सस्ते अनाज के डिपो खोल दे, ये नहीं है। उनको अच्छा जीवन सत्र देना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सभी चीज़ों पर जोर दें। निर्धनता की अवधारणा का हमें थोड़ा सा विकास करना है कि अब निर्धनता का ये नहीं मानना कि निर्धन का मतलब है कि खाने के लिए नहीं है तो वो निर्धन ही है। हमें इसमें शिक्षा को शामिल करना है, घर को शामिल करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करना है, रोज़गार भी उनको प्रदान करना है, आत्मविश्वास या सम्मान, ये सारी सुविधाएं हैं वो शामिल करनी चाहिए। तभी वास्तव में हम कहेंगे कि हाँ निर्धनता ख़त्म हो गई। तो हमारी जो परिभाषा है निर्धनता की कि रोटी कपड़ा और मकान देना है वो ख़त्म करनी होगी, क्योंकि टारगेट हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तभी देश में सकारात्मक बदलाव आएंगे, तभी हम विकसित राष्ट्रों की दौड़ में शामिल हो पाएंगे। क्या वे जाति लिंग भेदभाव से मुक्त है, यानी कि हमें जो भेदभाव है चाहे सामाजिक भेदभाव है वो भी हमें ख़त्म करना है। और विकास के साथ साथ हमें इस परिभाषा को बदलना है, क्योंकि समय बदल रहा है तो हमें भी बदलना है। और हमें भी कोशिश करनी है कि सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार ये सब कुछ मिले, साथ ही साथ समानता के साथ वो रह पाए। तो ये हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। ओके, तो क्या चुनौती है? निर्धनता को कम करना यानी कि ख़त्म करना पहली चुनौती है। दूसरी समानता दूसरी चुनौती है। तीसरी एक समान विकास देश का तीसरी चुनौती है। और चौथी चुनौती है जो लोगों को अच्छी सुविधाएं देना, स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं देना और साथ ही साथ रोज़गार देना। तो ये कई सारी चुनौतियाँ जो अभी बाकी है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने काफ़ी कुछ समझा। अब हम आसान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आते होंगे इनके आंसर्स। तो चलिए हम साथ मिल करके इनको समझते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। यानी कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार है कई प्रकार के उपाय कर रही है। उनमें से 2 प्रमुख उपाय हमें बताने। तो 2 उपाय, पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है सरकार, और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम भी लागू किए हैं। तो ये 2 उपाय हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है। यानी कि आर्थिक विकास की हम बात करें तो उससे क्या होगा। आर्थिक विकास से निर्धनता में कमी आती है। आर्थिक विकास से रोजगार और आय में बढ़ोतरी होती है। आर्थिक विकास से निर्धनता कम करने में सहायक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि 3 चीज़ें आती है। एक तो आर्थिक विकास होगा तो निर्धनता में कमी आएगी। दूसरा आर्थिक विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। तीसरा आर्थिक विकास होता है तो निर्धनता कम करने में सहायक जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसी सुविधाएं बढ़ती है, इससे भी निर्धनता और कम होती है। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य है। तो मनरेगा कार्यक्रम के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य रोजगार प्रदान करना, दूसरा उद्देश्य है निर्धनता और बेरोजगारी में कमी लाना। अगर इसको 3 लिखना चाहो तो 3 लिख दोगे, बेरोजगारी अलग पॉइंट पे लिख सकते हो। उसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं। युवाओं को इससे क्या लाभ मिलेंगे। तो इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। पहला तो स्वरोजगार जब योजना यानी कि खुद का काम धंधा शुरू कर पाएंगे तो इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इससे युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तीसरा, इससे लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा खुलेंगे ना, और जितने ज़्यादा लघु और कुटीर उद्योग हैं आर्थिक विकास भी उतना ही तेज़ी से होगा। तो ये स्वरोजगार योजना से लाभ हो सकते हैं। 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है कि आपके विचार से हमें अपने सजेशन देने हैं। आपके पास कोई और सजेशन है तो वो भी दे सकते हो। ओके, जरूरी नहीं कि यही आप लिखो। आपके विचार से निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यानी कि हमें गरीबी को कम करना हो तो क्या क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव देने हैं। तो मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, इनको कम ज़्यादा आप कर सकते हो। पहला है आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना चाहिए गरीबी को कम करने के लिए। दूसरा है गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली हो, यानी कि शिक्षा हो उसके साथ गुणवत्ता क्वालिटी डालिए, थोड़ा गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली हो जिसमें पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल भी सिखाई जाए, काम धंधा सिखाया जाए। तीसरा, स्वास्थ्य शिक्षा परिवहन जैसे जो बुनियादी सुविधा है उनका विकास किया जाना चाहिए। चौथा, लघु उद्योग या आत्मनिर्भरता के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। 5वां, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ऋण यानी कि सस्ते लोन दिए जाने चाहिए गरीब लोगों को। और छठा है कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, क्योंकि कृषि में हमारे देश की आधी जनसंख्या लगी है, आधे से अधिक, लेकिन कृषि बीमार है।
अब बीमार कृषि का इलाज किया जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जो लोग 60% लोग हैं उनको तो ढंग से रोज़गार मिल पाएगा, हो सकता है और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए। तो ये कुछ उपाय मैंने बताए हैं, आपको कुछ और नया उपाय सूझ रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो कि गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं। उसके बाद हम 6th और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, उसकी हम बात करते हैं। ये है कि भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों। यानी कि क्या भोजन और आवास ही काफ़ी है? नहीं, कि भोजन और आवास के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, समानता का, रोजगार का भी महत्व होता है। क्योंकि भोजन और आवास केवल जीवन के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए, किंतु विकास के लिए हमें इन सभी की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। ओके, तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आप कर पाए होंगे। आज का एक क्वेश्चन भी आपके लिए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि जो मनरेगा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में हुई थी। आपको ये बताना है कि शुरुआत में ये कितने ज़िलों में लागू किया गया था भारत में। ओके, इसका उत्तर मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।